ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन करवाए थे, क्या किसी को दिक्कत है इसमें? लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन करवाए थे, क्या किसी को दिक्कत है कि बढ़े आगे? 12 था, 12 था इसका आंसर। बढ़े आगे, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, ये वाला को डाउट सॉल्व कर लिए थे ना आप लोग, है ना? जो क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्लास में उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं। सोचो हम टारगेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम चैप्टर कवर कर लें, ठीक है ना? तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि एक ही चैप्टर को 3 3 क्लास तक पढ़ाते रहेंगे। चलिए, ये वाला इसमें डाउट है, चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, अमोनिया मिल रहा है 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक में क्लास 11th में। अभी प्रोसेस के नाम पे फोकस नहीं करते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ोगे आप लोग ऑर्गेनिक में, इंड में, क्लास 11th के इंड में पढ़ोगे। और 10 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो ये देखो, सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिख दो, लिख सकते हो? तो क्या मिलेगा? अमोनियम सल्फेट मिलेगा। तो अब देखो H2SO4 का कितना मिलीमोल्स हो जाएगा? 20 मिलीमोल्स, 10 इंटू 2, वॉल्यूम ml में लिए हैं इसलिए मिलीमोल्स मिल रहा है, ठीक है? वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो मोल्स मिलता है, वॉल्यूम ml में लेते हैं तो मिलीमोल्स, है ना? और 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल, 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। तो अब देखो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 20 मिलीमोल कितने से करेगा? 40 मिलीमोल से करेगा। तो आपको अमोनिया का मिलीमोल्स मिल गया, तो अमोनिया का मिलीमोल्स कितना है? 40। तो मास कितना होगा? 40/1000। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17 होता है, ठीक है ना? अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहां लॉजिकल सोचो, ये 17 ग्राम है इसका मोलर मास, उसमें नाइट्रोजन कितना है? 17 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है? 14 ग्राम। तो खुद देखो, 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1 ग्राम अमोनिया में, तो खुद देखो ये मास ऑफ अमोनिया है ना, तो इसे नाइट्रोजन का मास कैसे निकाल सकते हैं? 14/17 से। क्लियर है? बोलो। तो क्या हो जाएगा? 560/1000 विच इज इक्वल टू 0.56 ग्राम होगा। और कंपाउंड का मास कितना है? 2 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, यही पूछा ना है, वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? 0.56/2 इंटू 100, ये ना होगा? तो 28%। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से करते हैं। पहले कंपाउंड का मास निकाल लो, उसमें जो एलिमेंट का मास है उसको यूनिटरी मेथड से निकाल लो। जिनसे नहीं हुआ था नोट कर लीजिए, एक तरह से स्टोचियोमेट्री का भी क्वेश्चन हो गया। बहुत लोग हो सकता है जेल्डाल मेथड का नाम देख के डर गए होंगे, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। जेल्डाल मेथड के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? तो पढ़ोगे ऑर्गेनिक में आप लोग, जेल्डाल मेथड से हम कोई भी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं।
नोट कर लोगे तो बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। नोट कर लिए सब लोग? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया था, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग किए होंगे, नहीं किए तो बहुत दुख की बात है। आज कर लेना प्लीज। हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में करवाने का, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, आप करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास में पहले उसको हम डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन था। आंसर आंसर हम पोस्ट कर देंगे, आंसर हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है। हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे आंसर। ये हो गया था। ये हो गया था, बोलो। चलो ये हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया था। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ना, पढ़े थे क्लास 10th में कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है ना। और वैसे इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत इजी सेट किया है, केवल एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज 14.3 है। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन में कार्बन का ऑप्शन 14.3 है, और वो ऑप्शन कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब बच्चा को रिएक्शन नहीं भी पता होता तो बस कार्बन का परसेंटेज चेक करके टिक कर सकता था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था, स्टोचियोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है ना। 2 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिथियम कार्बोनेट और वाटर देंगे, है ना। रिएक्शन सबको पता है ना? तो हो गया होगा। हो गया था ना, है ना। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चंस काफी इजी हैं। देखिए जैसा आपको हम पहले बता चुके हैं, केमिस्ट्री का केवीपीवाई स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, 1 से 2 क्वेश्चन ही बाहर से रहते हैं, तो आपको काफी इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व कीजिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? है ना, ऑक्सीजन होगा ना। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन होगा। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए।
आप लोगों को पता है ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बोर मॉडल पढ़े हो ना, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई, है ना। तो अगर एन वन, क्या कौन सा स्टेट पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट, यानी कि एन इक्वल टू वन, तो एच बाई टू पाई तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो दो एंगुलर मोमेंटम होता है, एक और होता है ना, उसको क्या क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर प्लस वन एच बाई टू पाई। तो बताओ, ग्राउंड स्टेट है यानी कि n इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एल क्या लेते हैं, जीरो। तो क्या हो जाए एंगुलर मोमेंटम, जीरो। सबको समझ में आ गया, है ना। तो बेसिक देखो, जनरली अगर आपको ये दे दे, आपको ऑर्बिट दे दे या सबसेल दे दे, तो ऑर्बिटल ही निकालना होता है। तो यहां पे हम पहले नॉर्मल तरह से किए, एनएच बाई टू पाई से किए, लेकिन ऑप्शन तो कोई सेट कर नहीं रहा था, मतलब ऑर्बिटल पूछ रहा है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 2p सबसेल है, इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालो, मतलब ऑब्वियस है सबसेल है, तो आपको एल का वैल्यू पता है ना। तो एल का वैल्यू पता है, तो कौन सा एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, एक तरह से ऑर्बिटल, है ना। तो यहां पर हम ऑप्शन देख के पता कर लिए कि कौन सा पूछ रहा होगा। क्लियर, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक सर, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी में ऑर्बिटल का, फिर से बोलो क्या है, कर सकते हो, क्वेश्चन तो दे सकते हो थ्योरेटिकल, समझ गए हो, तो बात तुम्हारा सही कर रहे हो। तो फिर एन एच बाई टू पाई तो एन वन लेंगे, फिर एच बाई टू पाई होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, सुन रहे हो, है ना। यहाँ पे एन वन ठीक है, तुम्हारा बात हम मान लेते हैं कि बोर्ड्स थ्योरी में कोई है ही नहीं, तो क्या है एच बाई टू पाई ऑप्शन, नहीं ना। दुख की बात तो ये है, ज्यादा अप्रोप्रिएट एन एच बाई टू पाई ही होता, लेकिन यहां पर मेंशन तो कुछ किया नहीं, इसलिए तो जबरदस्ती हम वन एस पे किए, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में होता है इस तरह कंफ्यूजन, तो बेस्ट ऑप्शन को टिक किया कीजिएगा, क्योंकि हमेशा बोनस पे रिलाई नहीं कीजिएगा। जो भी पेपर सेट करता है ना, कोशिश करता है उसको क्वेश्चन बोनस नहीं करना पड़े। चलिए क्वेश्चन कीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए। हाँ सही है हार्दिक, बाकी लोग भी कीजिए जल्दी से। हाँ डी को देखो, आप लोग पढ़े हो, ये आपको पता है ना, कोई भी, ये फिजिक्स में भी पढ़े होगे आप लोग, कोई चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा EV। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के ई। तो के ई में किसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, EV को, तो क्या हो गया, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ V। तो आंसर हो जाएगा आपको D। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता आप लोग को, जिनको नहीं पता है नोट कर लो, है ना। लैम्डा, है ना, लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के ई। हाँ बेसिक फॉर्मूला ये भी होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, एच बाई पी
यहां पर P होता है मोमेंटम mv, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये भी फॉर्मूला होता है ना? दोनों फॉर्मूला सही है, ये भी डिपेंड करता है कौन क्वेश्चन के अनुसार कौन सा यूज करना है। हाँ, तुमको फॉर्मूला याद है तुम, हाँ सही बात है, सही है, गुड गुड। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, चलो पूछ बता देते हैं, आप लोग नोट ही कर लो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करे, फॉर्मूला को नोट कर लेना, आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एंगस्टॉर्म में, ये क्या होता है एंगस्टॉर्म में √150/v, v है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं कि 1 एंगस्टॉर्म होता है 10⁻⁻10 मीटर, पता है ना? तो इस फॉर्मूला को नोट कर लो जिनको नहीं पता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ एंगस्टॉर्म में होता है √150/v। शॉर्टकट है ना? सॉल्व करके ही आया है, एक तरह से शॉर्टकट है, इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो ये सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ना सिंपल है, सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, तो Cn माइनस में भी कितना हो जाएगा 6 + 7 + 1 + 1 14। क्लियर? किसी को दिक्कत? ठीक है ना? कहीं भी बार में देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये मत सोचिए कि इस इतना इजी क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करो। क्या पूछ रहा है? ग्राउंड स्टेट 1:2, नहीं भाई ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ये ग्राउंड स्टेट का तो हो ही नहीं सकता है ना? थोड़ा सा ऑप्शन अजीब लग रहा है हमको, क्योंकि देख लो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो हो जाएगा नियोन 3s2 है ना 3p2 है ना, नियोन 3s2 3p2 होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत है, कोई ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा है, यहां पे होता है 3s2 मिसिंग है, फिर ये होगा, फिर इसमें 3s2 होना चाहिए। तो ये ग्राउंड स्टेट का बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप हायर ऑर्बिट में जंप नहीं करवा सकते, तो यहां पे 3s2 होना चाहिए, 3s2 3p4, बी होगा आंसर। ठीक है, जो लोग डी निकाले बात सही है, अब जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो बेस्ट आंसर डी ही है। जो लोग डी कर रहे हैं एक्चुअली क्या हुआ अच्छा 3s2 3p2 क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, नहीं, सुनो, हम इलेक्ट्रॉन काउंट, बात सही तुम कर रहे हो, इसे तो बोल रहे हैं बेस्ट आंसर तो डी है, बेस्ट आंसर तो डी ही है, समझ गए? बात सही कर, 3s2 3p2 होना चाहिए, 3s2 3p2। तो लेकिन ये भी सही नहीं है, दुख की बात ये है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट का है। किसका है? एक्साइटेड स्टेट समझते हो ना आप लोग? ये देख लो, ये होता है 3s2, हाँ बोनस हो जाता बिल्कुल 100%। ये 3s2 3p2 ये होता है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप कर गया, है ना? सबको पता है ना?
एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3p में जंप कर गया, तो ये हो गया 3s1 3p3। क्लियर? सबको समझ में हम क्या बता रहे हैं? समझ में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया बिल्कुल लोअर एनर्जी स्टेट में, तो उसमें तो यही होगा सही। हाँ, ये एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, ये एक्साइटेड स्टेट का है। क्लियर? समझ में आया? है ना? एक्साइटेड स्टेट जो लोग जिनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, बॉन्डिंग में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे एक्साइटेड स्टेट, है ना? मे बी अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप लोग। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। सॉल्व कीजिए इसको। है ना? पढ़े पढ़े ना आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी क्या होता है? hc/λ। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया आपको 6.626 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट भी पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ है 1 मीटर। सॉल्व कर लोगे, आंसर ए आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो। पढ़े ना आप लोग? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से फोटोन का एनर्जी hc/λ होता है, पता है ना सबको? हेलो, बढ़े आगे? चलिए ये सॉल्व करो, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। नॉट अलाउड पूछा है। सही है। अब ये पढ़े हो ना आप लोग, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े थे या क्वांटम में पढ़े थे तो आप एक रूल पढ़े होगे, एल का वैल्यू लाई करता है 0 to n-1। पढ़े हो आप लोग? तो n2 है डी ऑप्शन में, अगर n2 है तो l हो सकता है 0 या 1। क्या किसी को दिक्कत? l2 नहीं हो सकता। किसी को दिक्कत तो बताओ, विदुषी, वैष्णवी, समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है ना? पढ़े ना आप लोग क्वांटम नंबर्स में कि एल का वैल्यू 0 से n-1 तक लाई करता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 n=2 के लिए L2 नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर है? बढ़े आगे, बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th कीजिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। बोर मॉडल में आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पता है ना? उसी से है।
पता है ना आपको, बोर मॉडल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं याद है तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पता है फॉर्मूला? हाँ शुभम, सही है आपका। ये फॉर्मूला पता है ना आपको? तो डेल्टा ही क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी डिफरेंस लोगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना? यहां पर कंडीशन है, याद रखना, जो n1 है वो n2 से छोटा होना चाहिए, n1 शुड बी लेस देन n2। अब जो वैल्यू दिया है उसको पुट करो, आपको एनर्जी डिफरेंस का रेशियो लेना है, तो 1 से 3 फिर 1 से 2, तो वैल्यू पुट करो, रेशियो लोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो लेना है ना, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बोला फैक्टर क्या हो जाएगा, रेशियो लोगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक तरह से 1 पुटिए 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 8/9, नीचे क्या हो जाएगा 3/4, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 32/27। क्लियर है? रीडबर कांस्टेंट तो यूज करते थे 1/लैम्डा निकालने के लिए, वेव नंबर के लिए। यहां वेव नंबर नहीं निकालना है ना, उसको ऑल, यहां में एनर्जी डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है ना, यहां हमको वेव नंबर नहीं निकालना है, हमको एनर्जी डिफरेंस लेना है। तो डेल्टा ई में तो एनर्जी का जो 13.6 वाला फैक्टर रहेगा ना। क्लियर? अर्नव समझ में आ रहा है? अर्नव, गरिमा? अच्छा बता देते हैं, देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को? बढ़ जाए आगे कि नोट कर रहे हो? बढ़ जाते हैं तो फिर आगे चलिए, ये कीजिए 9th क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन पूछ रहा है पोटेशियम प्लस आयन में। हाँ सही है अर्नव, बाकी लोग का भी सही है, तनिष्क का भी सही है। तो देख लो, सिंपल है, पोटेशियम प्लस 1940, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मास एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 19 मतलब प्रोटॉन 19, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 19 इनिशियली था, लेकिन प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन हो गया 19 माइनस 1 इक्वल टू 18। अब इलेक्ट्रॉन 18 है पॉजिटिव आयन के चलते, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 21, न्यूट्रॉन 21 और अब इलेक्ट्रॉन 18 है, तो 18 प्लस 21 39। क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को डाउट है, दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पूछिए।
ये बढ़े आगे? ठीक है, फिर ये करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सही है हार्दिक, आपका सही है। देखिए ये आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे है ना, थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ में पता होना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्नव सही है, शुभम आपका भी सही है। पीरियोडिक टेबल आप देखे होगे तो ग्रुप 1 में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पढ़े हो आप लोग, है ना? और ये तो आप क्लास 10th 11th छोड़िए 10th के कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हो। ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजीली है, ज्यादा इजीली है। तो मतलब अगर जो ऑप्शन है उसके अनुसार ये सबसे इजी और ये सबसे टफ, मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू रुबिडियम, है ना? तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, मतलब लिथियम को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, है ना? तो लिथियम को ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पढ़े हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू न्यू, है ना? तो मतलब लिथियम को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब लिथियम के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन का वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लिथियम के लिए और सबसे कम रुबिडियम के लिए। क्लियर? किसी को दिक्कत है तो पूछिए, कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया या पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन है। एक्चुअली में ये पॉइंट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े ना आप लोग, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है ना? तो सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनमें लिथियम के लिए होगा और सबसे कम रुबिडियम के लिए। इज इट क्लियर? है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग को याद है ना? बढ़े आगे, किसी कुछ पूछना है? प्लीज जो लोग थोड़ा सा क्लास में कम एक्टिव है पढ़ के आए कीजिएगा। समझ के हम फिर से बोल रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ाने का, है ना? हम कोशिश कर सकते थे पढ़ाने का, लेकिन हमारे मुश्किल से 10 क्लास है। अगर 7 नवंबर को कहीं पे हुआ तो 10 क्लास में हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर आएगा, हो पाएगा, है ना? और 2 से 3 चैप्टर से मुश्किल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो पाएंगे केवीपीवाई में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मूला रिवाइज करके आया कीजिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट ये कीजिए। ये भी है क्वांटम नंबर का क्वेश्चन। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, कीजिए। सही है, काफी लोग सही कर दिए, है ना? ए होगा बिल्कुल सही। बताते आते हैं बीसीडी क्यों नहीं होगा? बीसीडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एल का वैल्यू लाई करता है 0 to n-1।
एल एन के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये गलत, ये गलत। और m का वैल्यू लाई करता है -l टू +l इंक्लूडिंग 0, -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो अगर l 0 है तो m -1 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? विदुषी समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग से नहीं होगा अभी, तपस्या वाले बच्चों से हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, हो जाएगा आप लोग से। तपस्या वाले बच्चे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये हिंट देते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। ऋषित कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? हाँ तो कौन सा फॉर्मूला, उसके लिए कोई फॉर्मूला था? हाँ लेकिन यहां पर मोल्स नहीं ना है, एटम या मॉलिक्यूल है, तो क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जो लोग है ना नहीं पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर, थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक एटम या मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। के होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जो कि इक्वल टू होता है 3/2 गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू टेम्परेचर। तो एक एटम या मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। और आपको एनर्जी कितना दे दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको किससे इक्वेट कर दोगे आप? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। और सबको गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता है ना ऐसा यूनिट में, है ना? 8.314 बिल्कुल सही गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और एवोगैड्रो नंबर का तो वैल्यू सबको पता होगा। तो टेम्परेचर निकाल लोगे? सॉल्व करो, क्या आ रहा है टेम्परेचर? सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ बी होगा, बिल्कुल सही बी होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मतलब डायरेक्ट नहीं समझ में आता। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कम क्वेश्चन था और स्टेट्स ऑफ मैटर का ज्यादा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को नोट कर लो कि एक एटम या मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT और के होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू इक्वल टू होता है R/Na। अब चाहो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट के साथ जूल पर केल्विन। नहीं याद, अगर नहीं याद करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। -23 1.38 इंटू 10⁻⁻23 नोट कर लो। आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। 13th, ये इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 21 से 30 तक के एलिमेंट के नाम अलोंग विथ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबको पता है भाई, गलत कर दिए ना पीयूष?
इसलिए बोले हैं एटॉमिक नंबर याद रखो भाई। स्कैंडियम का 21 होता है, लेकिन वैनेडियम का 23 होता है, 22 टाइटेनियम का होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही प्रिंस। मैंगनीज का 25 एटॉमिक नंबर, आयरन का 26। तो +2 का मतलब है 2 निकाल दो, तो 2 23 इलेक्ट्रॉन, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको 21 से 30 तक का, एटलीस्ट सबको हम बोलेंगे। वैसे पीरियोडिक टेबल तो पढ़ लोगे तो बहुत कुछ याद करना होगा आपको, हम अभी तो टारगेट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 30 तक का है तो याद होना चाहिए कम से कम। मिनिमम 11th क्लास में आपको 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के साथ, नाम के साथ याद रखना होगा। बाकी तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे आप लोग तो बहुत कुछ याद करना होगा, ग्रुप वाइज पूरा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और फिर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पूरा ग्रुप वाइज याद करना होगा। तो बढ़ जाएंगे। चलिए ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसको इतना जल्दी सॉल्व कर लिए? गूगल सर्च तो नहीं ना कर रहे हो कुछ कॉल? इतना जल्दी नहीं, 14 इतना जल्दी कर लिए तुम? अरे नहीं भाई, गूगल सर्च मत किया करो। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको भी पता है कम से कम 2.5 से 3 मिनट तो लगेगा ही, तुम 1 मिनट में ही कर लिए। नहीं भाई, हमको पता ना है, बिना सॉल्व किए आंसर कैसे आ जाएगा? हम टाइम देते हैं सॉल्व करने का, सॉल्व कीजिए। यहां पे नहीं सॉल्व करोगे तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। एक फॉर्मूला आप लोग को हम बताते हैं, ध्यान रखना, ये ट्रिक है एक तरह से। फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1240 अपॉन वेवलेंथ, अगर दिया हो नैनोमीटर में। सुनिए सब लोग ध्यान से, इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी काम आता है, टाइम बचेगा आपका। अगर वेवलेंथ दिया रहे फोटोन नैनोमीटर में, फोटोन का, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1240 अपॉन लैम्डा कर देते हैं। तो लैम्डा यहां क्या दिया है? 660 नैनोमीटर दिया है ना? हाँ, तो देख लो, कोई सॉल्व किया है? 1240 बाई 660 क्या होगा बताओ? कोई सॉल्व किया है? 124 अपॉन 66, बताइए जल्दी से, सॉल्व आप कीजिए। 1.85 अप्रोक्स, ठीक है, थैंक यू। तो 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन, और वर्क फंक्शन मेटल का है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़े ना आप लोग? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यही ना होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो 1.85 माइनस 1, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, विच इज इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब काइनेटिक एनर्जी मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, तो 0.85 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बाकी आप लैम्डा निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है, और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लिए। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इसमें, आंसर सी होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो क्या कीजिएगा, हर क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं दे सकता है 10 सेकंड वाला, कुछ में तो कैलकुलेशन रहेगा ही, है ना। हर क्वेश्चन ये थोड़े रहेगा कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें से कौन सा आपको क्वांटम नंबर एप्लीकेबल है। वो क्वेश्चन तो आपको 30 सेकंड में ही हो जाते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक क्वेश्चन 3-4 मिनट का भी देगा। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। बोलो, कि नोट कर रहे हो? बढ़ जाए आगे। चलिए फिर 15th कीजिए। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो जैसा बताए थे आपको, कैलकुलेटिव केमिस्ट्री में देखिए, अगर हम बात करेंगे 11th का, तो अगर केवीपीवाई में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से, तो उसमें से 10 आपको न्यूमेरिकल रहेंगे और 10 थ्योरी के रहेंगे। तो थ्योरी बहुत कम टाइम में हो जाएगा आपसे। सी है, हाँ ठीक है, सिंपल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल 3 वाला है, 3s और 3p तो सब सेल है, सेल तो 3 वाला है, तो 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। क्या किसी को दिक्कत? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो सेल तो कौन है? n इक्वल टू 3 ना, सब सेल है s और p, सेल तो 3 वाला है, n इक्वल टू 3 वाला। किसी को दिक्कत? क्या डी एंड एफ वाले के लिए तो तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा ग्रुप नंबर, वहां ग्रुप नंबर देखना पड़ेगा, समझ गए? वहां ग्रुप नंबर निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, ये सिंपल एस और पी ब्लॉक वालों के लिए है, ये फॉर्मूला एस और पी ब्लॉक के लिए है। ठीक है, तो बढ़े आगे। ठीक है, फिर ये सॉल्व करो, यही बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 16th में पूछ रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सबको पता है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सी हो जाएगा, 23 - 11 12, 24 - 12 12। क्या किसी को दिक्कत? अद्विक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बढ़ जाए आगे, बोलो। चलो, ये करो, बोर मॉडल पे क्वेश्चन है, रेडियस पे।
सिंपल क्वेश्चन है अभी, जिनको फॉर्मूला पता है तुरंत कर दोगे। सही है, काफी लोग के आंसर आने भी शुरू हो गए। आपको पता है बोर मॉडल में रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्टॉर्म। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्टॉर्म में। और देख लो फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा है, मतलब n कांस्टेंट है, n सबके लिए 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ही, मतलब r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अगर n और ये तो कांस्टेंट है ही, तो z सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का, तो उसका रेडियस सबसे ज्यादा, और लिथियम का Z3 होता है तो सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? बोलिए, बढ़े आगे। ठीक, ये कीजिए, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। बहुत इजी क्वेश्चन है। है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 + 8 14। नाइट्रोजन में भी कितने होंगे? 7 × 2 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी इजी भी आते हैं, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चन क्या, 80% क्वेश्चन तो बहुत मॉडरेट रहते हैं, 20% क्वेश्चन टफ होता है, 80% क्वेश्चन तो मॉडरेट रहते हैं एकदम। ये करो, ये क्वेश्चन कीजिए। अभी बताए थे फॉर्मूला, अभी बताए थे एकदम। अभी बताए थे एकदम, बताओ, अभी फॉर्मूला बताए हैं। हार्दिक कैलकुलेशन देखो अपना, मान्य गड़बड़ कर दी थोड़ा सा। कैलकुलेशन देखिए, रेडियस क्या होता है nth ऑर्बिट का? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो समझ में आ गया। तो रेडियस अगर दे दिया है स्ट्रिक्टली तो n1 ले रहे हैं, अगर रेडियस दिया है तो n1 ले रहे हैं। तो देख लो फिर, Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा। तो हीलियम का He+ का Z क्या होता है? 2। हाइड्रोजन का Z क्या होता है? 1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक नंबर डबल करोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो 26.5 53/2 हो जाएगा। तो नियरेस्ट आंसर 27 है। 13 कैसे कर लिए? हार्दिक क्या किए थे? अच्छा, गलती से जेड, इस तरह गलती मत करना भाई, समझ गया। एग्जाम में हर एक मार्क्स मैटर करता है, हर एक मार्क्स मैटर करता है, समझ रहे हो। अगर कट ऑफ मान लो KVY का 5 मान लो गया 48 और तुम्हारा 47 पे रह गया, तो ये रिग्रेट करोगे कि इस तरह के मिस्टेक क्यों कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो।
कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको मे भी पता नहीं होगा, ये थोड़ा सा 11th के सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होता क्या है, एज लेंथ कुछ ऐसे निकालते हैं। एक कटायन रहेगा, मान लो, है ना, एक कटायन का है, मान लो ये है आर माइनस, और ये हो जाएगा 2r+, और ये क्यूब का एज लेंथ है पूरा। तो बताओ क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू होगा, और फिर क्यूब का वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे, निकल जाएगा। बोलिए, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े नहीं हो अभी, ये खुद से करो तो देखो तो हो जाता है क्वेश्चन, बिना इस कॉन्सेप्ट के ट्राई कीजिए तो। ये 12th का क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, ये स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है नहीं। बहुत लोग ये किए होंगे मे बी, r++r- तो मिल जाता है आंसर। और ये तो पता होगा ना आपको, 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर, जिसको लिख सकते हो आप 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना। कोई सॉल्व कर रहा है, हो जाएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी से। सॉल्व हो रहा है, बोलिए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हेलो, क्या आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। बाकी लोग सॉल्व कीजिए। वॉल्यूम किसका पूछ रहा है, यूनिट सेल के, हाँ वॉल्यूम तो यूनिट सेल का तो एक क्यूब ही होता है, ठीक है, यही होगा। मतलब ये थोड़ा सा 12th का क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है नहीं। बेसिकली पढ़ोगे 12th में कि कैसे पोटेशियम क्लोराइड का अरेंजमेंट होता है, तो Cl- कॉर्नर्स पे होते हैं, है ना, Cl- कॉर्नर्स पे होंगे क्यूब के, और पोटेशियम आयन उनके बीच जो स्पेस है उसमें आता है। तो देख सकते हो, अगर सेंटर है, अगर क्लोराइड आयन को तुम स्फेरिकल शेप मानोगे और कॉर्नर को स्फेयर का सेंटर मानोगे, तो ऑब्वियस है ये r- हो गया, दूसरा सेंटर कॉर्नर ये भी r- हो गया, और बीच में पूरा पोटेशियम आयन हो जाएगा। तो क्यूब जो एज लेंथ है क्यूब का हो जाएगा r-2r+, विच इज इक्वल टू 2 इंटू r++r-। और वॉल्यूम तो क्यूब का पता ही है आपको, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नहीं, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। ये सॉल्व करो, 22। सही है, L=4 है, बताइए।
क्या होगा? हाँ डी होगा, फॉर्मूला पढ़े हो ना, 4l+2 होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल होता है 4l+2। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पता है तो नोट कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल होता है 4l+2। ठीक है, तो L4 है तो 4 × 4 + 2 विच इज इक्वल टू 18। क्लियर? याद रखना इस फॉर्मूला को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल होता है 4l+2। ठीक है ना? वैसे याद रखना, S के लिए L होता है 0, P के लिए L होता है 1, D के लिए L होता है 2, F के लिए L होता है 3, है ना, G के लिए L होता है 4, है ना। और ऐसे भी देख लो, S में एक ऑर्बिटल है ना, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, F में 7 ऑर्बिटल होता है, G में 9 ऑर्बिटल होता है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितना हो गया? 9 × 2 = 18। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, G सब सेल में 9 ऑर्बिटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 9 × 2 = 18। बढ़ जाएंगे कि नोट कर रहे हो? कर लिए? चलिए ये करो 23 क्वेश्चन। बोलिए क्या होगा? हुंस रूल पे क्वेश्चन है ना। तो देख लो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे होता है ना। कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p2। तो 1s2, 2s2 और 2p2 में क्या है? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, पहले सब में एक एक। हुंस रूल यही बोलता है कि पहले अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, फिर पेयरिंग करो। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सही है ये वाला। ये गलत है, पेयरिंग कर दिया ना, सब पहले सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालो, ये गलत है। इसलिए ये गलत इसलिए है क्योंकि स्पिन अपोजिट कर दिया। समझ में आ गया? पहले सबका स्पिन सेम होता है, स्पिन अपोजिट नहीं ले सकते। अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। और ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट तो ऑब्वियस है 1s2 2s2 ही होगा। क्लियर है? बोलिए, बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ये करो, ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है 25 वाला। ये कीजिए, सॉल्व कर रहे हैं, देख लो, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा = होता है h/mv, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास लेते हैं केजी में, तो 20 ग्राम है, तो 20 इंटू 10⁻³ कर दो, केजी में ले रहे हैं तो। और वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 100 है। देख लो फिर, है ना, सॉल्व करके। तो ये माइनस क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, ये 10 का सोच लो, ये 1000, ये पूरा कैंसिल हो गया, 10⁻⁻34 ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, नीचे देख लीजिए आप, पूरा पावर कट गया, कैंसिल आउट हो गया,
है ना। ये 10, 100,000, 10 का पावर -3 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर से कैंसिल कर दोगे, ये ऊपर ऐसे ही रह गया। सही है। बस लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर एंड कर देंगे क्लास। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुरंत कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना। गड़बड़ कर दिए कुछ कॉल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल होता है 2n²। ये तो क्लास 9th में ही पढ़ना था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन अ सेल 2n²। तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे, 10 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में पहले हम, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या कोई डाउट्स है तो उसको पूछिए, नहीं तो फिर हम पीरियोडिक के क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है ना। तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, जो क्वेश्चन अभी नहीं करवा पाए हैं आप लोग घर से कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।